स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, इसका एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखिए क्या होता है। मैं इससे पहले भी आपको बताया था, मैं इसको दोबारा से एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम कहते हैं कि भाई प्रोसेस मान लीजिए है, सारी प्रोसेस अपनी रिक्वेस्ट लेके आती है, तो जितनी भी रिक्वेस्ट है एज ए प्रोसेस, तो सभी प्रोसेसेस को सीपीयू कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे, इसमें भी अराइवल टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम, तो ये विद प्रीएम्पशन हम यूज कर रहे हैं कि विद प्रीएम्पशन कैसे आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम एल्गोरिथम को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी दी हुई है 10, 20, 30, 40। तो देखिए दो तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पॉइंट वो पूछेगा कि आपका 10, 20, 30 जो दिया हुआ है ये प्रायोरिटी दी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हायर नंबर हायर द प्रायोरिटी। एक कंडीशन ये निकाल सकते हैं कि हायर नंबर हायर द प्रायोरिटी, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हायर नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये बोल सकते हैं यहाँ पे। एक कंडीशन हमारी लगेगी, आप कहते हैं कि हायर द नंबर higher the number higher the priority। हायर द प्रायोरिटी, तो ये हम एक कंडीशन लगाए हुए हैं यहाँ पे कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यानी कि इसमें से हायर नंबर देखा जाए तो 40 है, तो 40 हमारा इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो हमारी ज़्यादा होगी। ऐसे कंसीडर करके हमें क्वेश्चन करना है, तो ये कहीं ना कहीं गिवन होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जब भी न्यूमेरिकल बनेगा या देगा एग्जाम में, तो कहेगा हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको आपको पहली प्रायोरिटी में लेना है, उसको पहली प्रायोरिटी में आपको लेना है। इसका आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये चीजें आपको देख के चलनी होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा, इसी को हमें ध्यान से देखना है। फिर देखना है प्रीएम्पशन मोड में कह रहा है, तो प्रीएम्पशन मोड में हमको देखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे नॉर्मल नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में क्वेश्चन को लोग सॉल्व करके चले आते हैं, तो उसका फिर कहीं ना कहीं वेटिंग टाइम आपका नहीं मिलता, वो वेटिंग टाइम को कंसीडर ही नहीं किया जाता, उसमें दिक्कत आती है, वो भी गलत ही माना जाता है। क्योंकि जो मोड हमने दे रखा है, मोड दो होगा, या तो नॉन प्रीएम्पशन होगा या तो प्रीएम्पशन होगा। तो मोड गिवन करेगा, क्या कैलकुलेट करा रहा है वो बताएगा, साथ में आपको अकॉर्डिंग टू प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो भी वो पूछ रहा है, चाहे वो FCFS हो, चाहे वो SJF हो, चाहे वो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हो, चाहे वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्राइटेरिया देगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया यही है कि हायर द नंबर, इस क्राइटेरिया को फॉलो करना। अब बस टाइम क्राइटेरिया देखिए हमारे पास रहते ही, इसको तो हमें यूज करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या प्रायोरिटी में है, तो क्राइटेरिया प्रायोरिटी ही रहती है। मोड आपका प्रीएम्पशन मोड में है, तो ये दो मोड वो देगा, गिवन करेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर वो कुछ नहीं देता है तो फिर जो आपका चॉइस है, यू हैव टू चॉइस, जो भी आप प्रीएम्पशन मोड में ले, नॉन प्रीएम्पशन मोड में ले, वो कंसिडरेबल होगा कि प्रायोरिटी अपने हिसाब से, लेकिन प्रायोरिटी फिर भी वो देगा, तभी वो कर पाएगा कि आप किस हिसाब से कर रहे हो। तो 10, 20, 30 है, तो 40 यहाँ पे हायर प्रायोरिटी में है। तो अब ये देखते हैं, अगर 40 आपका हायर प्रायोरिटी में है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए, तो अगर अराइवल टाइम अगर हम देखें, तो इसका अराइवल टाइम 4 है, यानी 34 सेकंड में आ रहा है, ठीक है। और इसका अराइवल टाइम आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि 0 का मतलब ये है कि P1 प्रोसेस पहले से ही पड़ा हुआ है। देखिए P1 प्रोसेस आपका पहले से ही आपके रेडी क्यू में है, और फिर ये जब पहले से पढ़ा है तो ऑब्वियसली 1 सेकंड बाद P2 आएगा ना, तो 1 सेकंड पहले कैसे वो सॉल्व करेगा, तो यानी कि 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड तक आपका P1 यहाँ पे सॉल्व होगा, यानी कि P1 आपका एग्जीक्यूट होगा 1 सेकंड। इसके बाद फिर आपके
पहले सेकंड में P2 आपका रेडी क्यू में आ जाएगा। तो अब ये 5 से कितना हो गया, ये 5 से आपका हो गया 4, ये 5 से आपका हो गया 4, यानी 4 हो गया। अगर ये 5 से 4 हो गया तो अब इसका बस टाइम हुआ 4। ओके, अब P2 को देखें तो P2 आपके पहले सेकंड में आया, यानी 1 सेकंड के बाद P2 आपका इनकमिंग रेडी क्यू में आ गया ना ये। तो अब वो क्या है कि अब पहले सेकंड में तो P1 भी है, तो P1 भी देखिए रेडी क्यू में आ गया, P2 भी आ गया। अब P1 अभी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और यहाँ पे दोनों का अगर बस टाइम हम दें दोनों का, तो अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। तो अब 10 और 20 में हमें कंसीडर करना, प्रायोरिटी देखना है। उसने कहा था कि हायर द नंबर हाईएस्ट द हायर प्रायोरिटी। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा शेड्यूल होगा, यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने प्रायोरिटी यूज नहीं की, क्योंकि ये जो प्रोसेस P1 है ये पहले से ही रेडी क्यू में है, अर्थात CPU सबसे पहले इसको यहाँ से पिक करेगा, इसको पिक करेगा, क्योंकि वो 0 सेकंड में ऑलरेडी आया। अब यहाँ पर 10 और 20 में हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन है, 20। तो आपका कौन सा शेड्यूल हो जाएगा, P2 यहाँ पर आपका शेड्यूल हो जाएगा। अच्छा, P2 शेड्यूल होगा तो अब 1 + 1 1 सेकंड तक चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 सेकंड तक ये आपका चलेगा। ठीक है, जब 1 सेकंड तक चलेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर आ गया। ठीक, तो अब ये आपका जो 4 है, ये भी, इसको भी हम आप कट करेंगे। इसको हम कट करेंगे तो नहीं हो रहा है। ओके, अब यहां पर क्या बचेगा, और स्पेस दे देते हैं, यहां पर अब बचेगा 3। ओके, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर ये 3 बचेगा। अब दूसरे सेकंड में कौन सी प्रोसेस आपकी आ रही है, दूसरे सेकंड में आपकी प्रोसेस कौन सी आ रही है, देखिए इसको हमने यहां पे कट किया था। ठीक, तो अब देखते हैं कि P2 आ गया, सॉरी P3 आ गया। अगर P3 आ गया, अब क्या होगा, हमारा P3 शेड्यूल होगा। जाहिर सी बात है P3 हमारा शेड्यूल होगा, क्योंकि इसकी हायर प्रायोरिटी है ना। तो हायर प्रायोरिटी है, तो यहां पर अब क्या आएगी वैल्यू, तो ये आपका चला 3 सेकेंड तक। अब यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा आपका 1। ठीक है, ये 1 बचा। तो अब ये 2। अब इसके बाद देखते हैं P3। तो P3 का प्रायोरिटी 30 है। इन सब अब 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3, तीनों प्रोसेस आपके रेडी क्यू में। तो अब इनमें देखा जाए तो P3 हमारा शेड्यूल रहेगा। बस टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर लो तो भी इसका बस टाइम कम है, अर्थात P3 आपका चलता रहेगा। तो P3 यहां पर कितना बनेगा, P3 आपका 4 टाइम्स आपका हो गया। अब यहां पर अगर देखें तो अब आपका P3 पूरी तरह से फिनिश हो चुका। अब P3 आपके रेडी क्यू में नहीं है, ये एग्जीक्यूट, ये आपका बाहर जा चुका है, ये प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो चुका है। अब क्या बचा, P1 बचा, P2 बचा और P4 बचा। चौथे सेकंड में आपका P4 आ जाता है। यस, P4 का, अब P4 हमारा शेड्यूल हो जाएगा। जब P4 शेड्यूल हो जाएगा, देखते हैं P4 शेड्यूल होगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 हो जाएगा। तो सभी प्रोसेस आ चुके हैं, 5 हो जाएगा। तो अब ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश, ये भी आपका फिनिश हो गया। तो P3 P4 दोनों आपके खत्म हो चुके हैं। अब क्या बच रहा है आपका P1 P2। तो P1 P2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, P2, हम P2 फिर लेंगे क्योंकि P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब P2 क्या करेगा, P2 हम कितना बच रहा है 3, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा तो हो जाएगा 8। इसके बाद आपका आता है P1। ओके, तो P1 जब आता है तो P1 आपका आएगा, तो P1 कितना बच रहा है आपका 4, तो हो जाएगा 12। तो इस तरह करके ये आपकी प्रोसेस जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना रहे आपको, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं। गैंट चार्ट, तो ये गैंट चार्ट हमने बनाया, ये वर्किंग एक तरह से वर्किंग चार्ट है जो वर्किंग चल रही थी बेसिकली, हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने बात की। ठीक है, ओके, तो अब तो अब ये P1, अब ये हमें यहाँ पर जो बाकी की चीजें हमें कैसे वैसे कैलकुलेट करनी है। प्रायोरिटी तो हमने इसलिए यूज करी थी कि जिससे हमें पता चल जाए, कि चीजें क्या चल रही हैं इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो देखिए प्रोसेस नंबर आपके पास P1, P2, P3, P4 है, प्रायोरिटी आपका 10, 20, 30, 40 है, अराइवल टाइम आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो बस टाइम है इसको हम हटा देते हैं, हमारा काम हो गया है। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, वही पुराना हम लेके चलेंगे। अब इस 5421, तो अब इसमें हम आगे कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम। ये पुराना वाला कंप्लीशन टाइम है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हमें नया बनाना है, ये पुराने क्वेश्चंस का था। तो अभी देखते हैं कि P1 आपका सबसे बाद में कंप्लीट हुआ, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 12। देखिए यहाँ पे 12, तो इसका 12 हुआ। ओके, P2 का कितना है, P2 आपका 8 में कंप्लीट हो रहा है, तो 8 हुआ। P3 आपको देखना है, P3 कब कंप्लीट हो रहा है, 4 में आपका कंप्लीट हो जा रहा है P3। फिर इसके बाद देखना है आपका P4 कब कंप्लीट हो रहा है, P3 आपका 4 में, और आपका P4 कब कंप्लीट हो रहा है 5 में, तो ये 5 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम देखते हैं। ये गया, ये निकल गया, यहाँ से पूरा हटा दे रहे हैं। ओके, अब इसका टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, तो देखिए आपका जो CT माइनस AT होता है, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम आपका देखिए ये है, अराइवल टाइम आपका ये है, तो 12 माइनस 0 क्या आंसर आएगा, 12 आएगा। 8 माइनस 1 क्या आंसर आएगा, 8 माइनस 1 में क्या आएगा, 8 माइनस 1 का मतलब 7, आपका 7 आएगा। अब आपका 4 माइनस 2 आपका 2 आएगा। इसी तरह आपका 5 माइनस 4 आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। वेटिंग टाइम जो आपका होता है वो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। देख लेते हैं इसको भी, तो ये पुराना वाला हटा दे रहा है अभी। तो आपका टर्न अराउंड टाइम कितना निकला, 12 निकला। तो 12 माइनस हम क्या करेंगे अब 5, क्योंकि बस टाइम घटाना है, तो 12 माइनस 5 कितना है, 7 है। इसके बाद आपका आएगा 7 माइनस 4 आपका 3 आ जाएगा। 2 माइनस 2 आपका 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा। ये आपका वेटिंग टाइम है। ये आपका 730
0 ये आपका वेटिंग टाइम आया। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम की, इसमें वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रायोरिटी बेस पर है, तो हम केवल यहाँ पर यही चीजें निकाल लेते हैं। 4 प्रोसेस है, 7 3 10 आपका जो है एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा 10 बाई तो ये 4 हो गया, इक्वल में अब 10/4 करना है तो आपका आएगा 4 दूनी 8 और 2.5। इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे इसको 12 7 19 19 2 21 है 22, यानी टोटल आपका 22/4 इक्वल तो 4 पंचे 20 पॉइंट 5.5, यानी 5.5 लगभग आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकल आएगा। टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो आपका 5.5 आएगा। इसका टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज TAT आपका 5.5 है और एवरेज वेटिंग टाइम आपका 2.5। तो ये था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्पशन। देखिए हमने यहाँ पे 2 चीजें ध्यान दी है। सबसे पहले हायर प्रायोरिटी क्या थी, उस नंबर को हमने शुरू से ध्यान दिया। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हमारा P1 है, P1 एक्चुअली में पहले लग गया, जबकि अगर प्रायोरिटी यहाँ देखा जाए तो यहाँ P2 P3 P4, लेकिन उस वक्त केवल एक ही प्रोसेस था P1। तो अब एक ही प्रोसेस था और 1 सेकंड तक कोई दूसरा प्रोसेस आ नहीं रहा था, तब वहां पर प्रायोरिटी हमारी काम ही नहीं करेगी। जब एक से ज्यादा प्रोसेस तभी तो प्रायोरिटी काम आएगी। तो P1 तो हमारा 0 टाइम पे था, तो 0 टाइम पे तो रखा था, उसको CPU ने एग्जीक्यूट किया। 1 सेकंड बाद तुरंत सेकंड प्रोसेस आती है, P2 आता है। जब P2 आता है तो फिर P2 का बस टाइम चेक करें, पहले तो इक्वल जाएगा तो FCFS मोड यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी दी हुई है। तो प्रायोरिटी में P2 की प्रायोरिटी क्या है 20 दी हुई है। मान लो यहाँ पर 20 की बजाय यहाँ पर 5 दिया होता, तो अगर इसकी P2 की 5 दी होती तो P1 फिर से शेड्यूल हो जाता, क्योंकि 2 ही प्रोसेस थे P1 और P2। अगर यहाँ पे 5 होता 20 की जगह, लेकिन इसके बाद फिर से बात आती दूसरे सेकंड में तो P3 आता। तो जब P3 आता तो P3 की 30 थी, तो P1 P2 P3 में सबसे कम तो P2 का 5 है। तो P1 तो ठीक है, 3 बस टाइम उसका 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो गया। जब P3 आया तो फिर P1 भी वहां से आपका प्रीएम्प्ट हो गया, तो P3 को चांस मिला। P3 ने कहा P3 जो है पूरा कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि अराइवल टाइम P4 का कितना है 4 है, यानी कि आपका दूसरे सेकंड पहले सेकंड के बाद P1 अपना काम खत्म करेगा दूसरे सेकंड तक, दूसरे सेकंड में P3 आ जाएगा, P3 शेड्यूल होगा तो 3 सेकंड तक P3 लगेगा। अब P3 इसके बाद 3 सेकंड में कोई प्रोसेस नहीं है, चौथे सेकंड में 1 सेकंड फिर P3 लगे रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। P3 आपका टाइम से एग्जीक्यूट होके बाहर निकल जाएगा। अब P2 आपका उसी तरह लगा रहेगा वेटिंग में, और P1 भी लगा है देखिए आपका। अब चौथे सेकंड में P4 आ गया, तो P4 भी अपने आप को कंप्लीट कर लिया। तो अब P1 P2 में फिर से P1 शेड्यूल होगा, तो P1 पूरा काम खत्म कर लेगा, सबसे लास्ट में P2 आएगा, यानी 5 सेकंड। ऐसे चेंज हो सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 4 प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस जो है 4 के बजाय 40 होते, और यही कंडीशन P2 के साथ लगती, P5 50 होता, P6 60 70 ऐसे करके सीरीज बनती चली जाती। तो जरा सोचिए कि P2 का चांस तो बहुत लास्ट में आता है। नतीजा क्या होता है कि प्रायोरिटी में कभी कभी प्रोसेस जो है इंडेफिनिट ब्लॉक में चला जाता है, इसको बोलते हैं स्टारवेशन की कंडीशन आती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो नतीजा क्या होता है, या तो प्रोसेस को अवॉइड कर दिया जाता है, इसको अवॉइड कर दो, नहीं तो फिर इसका स्टारवेशन से बाहर आने का तरीका क्या है, हम इस प्रोसेस की प्रायोरिटी को बढ़ाएं,
और प्रायोरिटी को इंक्रीज करने का मतलब होता है एजिंग। हम इसकी एजिंग करें। जब हम किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी बीच में बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं एजिंग। एजिंग से प्रोसेस जो है अपनी प्रायोरिटी बढ़ाएगा और टाइम से पहले एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी में स्टारवेशन की समस्या आती है, तो इसको हम एजिंग से खत्म करते हैं। ओके, तो ये था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इस न्यूमेरिकल इससे पूछा जा सकता है और इससे पहले न्यूमेरिकल आता भी रहा है, तो आप लोग इसके सवाल खासतौर से प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन मोड में तो ये रहता है कि हम किसी प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करते। तो जब हम प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं तो हम प्रायोरिटी किस हिसाब से लें? उसमें क्या रहता है कि इसकी हाई प्रायोरिटी है तो पहले P1 देखिए नॉन प्रीएम्पशन में होता तो P1 एक बार लग जाता, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये प्रोसीजर आता है नॉन प्रीएम्पशन में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो प्रोसेस पहले आ रहा है उसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो वहां पे नॉन प्रीएम्पशन का कोई मतलब नहीं है, प्रायोरिटी का कोई लेना नहीं जाता नॉन प्रीएम्पशन में किसी प्रोसेस को नॉन। कल मैं इसके बारे में बात करूंगा, आगे देखते हैं। इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे नॉन प्रीएम्पशन मोड में विद प्रायोरिटी क्या इसका आउटपुट आता है। ओके, थैंक यू।